सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस 25 जून के लिए। सो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, अगर उनको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उनको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो थोड़ा डिले हो गया आज के वीडियो में क्योंकि रेन वगैरह है तो लाइट्स वगैरह कम है यहाँ पे, लेकिन अपनी एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कोट से। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको हर दिन 86,400 रुपीज़ दिए जाएं, बोला जाए इनको एक ही दिन में खर्च करना है, तो आप इसको सोच समझ के खर्च करेंगे क्योंकि एक ही दिन में खर्च करना है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि 86,400 सेकेंड्स आपके पास हर दिन होते हैं, तो आप ये सोच समझ के खर्च करते हैं क्या? तो आज आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को कितना प्रॉपर कर पाते हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल पे। अपना फर्स्ट आर्टिकल कहता है अ मिसिंग लेटर मीन्स नो वर्क। तो मनरेगा के बारे में बात की जा रही है। मनरेगा एक यूपीएससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन से सिलेबस से आप इसको रिलेट करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। तो आज अपन जानेंगे कि मनरेगा क्या होता है। ठीक है, उसके थोड़े से चैलेंजेस जानेंगे। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा इश्यूज जानेंगे, उसके स्कीम्स के फ़ायदे क्या क्या हैं वो जानेंगे, जिससे कि अगर इसके ऊपर मेंस का आंसर आ जाए अपना, तो अपन इजीली उसको लिख पाएँ। सो अबाउट मनरेगा, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, लॉन्च्ड इन 2005 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कब लॉन्च किया गया था? 2005। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू गारंटी 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो आप ये सारे वर्ड्स को ध्यान रखें। ये सब वर्ड्स अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गए तो आप इनको आंसर आउट जरूर करेंगे। टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक रिलेटेड वर्क, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। As of 2022-23, there are 15.4 crore active workers under the मनरेगा। तो एक डेटा है, थोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। तो अपन अब देखते हैं मनरेगा के अंदर अपने को क्या क्या मिलता है। लीगल राइट टू वर्क। अनलाइक अर्लियर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, द एक्ट एम्स टू एड्रेस द कॉजेज ऑफ क्रोनिक पॉवर्टी दो एज अ राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। ये देखिए, ये कीवर्ड है आपका। ये कीवर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। द कॉजेज ऑफ क्रोनिक पॉवर्टी, द राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। मीन्स में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं आपके कीवर्ड्स यूज़ करने के। आप अपने कीवर्ड्स कितने अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशरीज हैव टू बी वुमेन। वेजेस मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस स्पेसिफाइड फॉर द एग्रीकल्चर लेबरर्स इन द स्टेट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो 1/3 कौन होनी चाहिए? बेनिफिशरीज वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, कौन से एक्ट के थ्रू? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि मिनिमम वेज इसके अकॉर्डिंग दी जाती है। और 1/3 रिप्रेजेंटेशन वुमेन का कहाँ कहाँ होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और 1/3 रिप्रेजेंटेशन देने से अपने को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अपन थोड़ा सा और जाने स्कीम के बारे में। तो ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, मतलब कि डिमांड पे वर्क करती है। जैसे कि मनरेगा डिज़ाइन इज लीगली बैक गारंटी फॉर एनी रूरल एडल्ट टू गेट वर्क विद इन 15 days ऑफ डिमांड डिग्री। मतलब आपने जाके डिमांड करी तो आपको 15 दिन में काम मिलना चाहिए। In which unemployment allowance must be given. The demand-driven scheme enables the self-selection of workers. तो इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि आपने अगर डिमांड करी है तो वो सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया फुलफिल होता है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, तो यहाँ पे ऐसे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग नहीं होती, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है। उसका मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय गिविंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस वर्क्स। तो यहाँ से डायरेक्ट स्टेट से रेगुलेशन नहीं आएगी। यहाँ पे जो पंचायती राज हैं वहाँ के खुद के, मतलब जो पीआरआईस हैं, वो खुद रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे वर्क को। द एक्ट मैंडेट्स ग्राम सभा टू रिकमेंड द वर्क एंड अंडर टू बी टेकन एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय देम। तो यहाँ पे ग्राम सभा, पीआरआई, इन सबको एम्पावर किया जा रहा है। वुमेन को 1/3 सीट दी जा रही है, 100 days की गारंटी है मिनिमम। तो आप ये सोचिए ना कि आपके बेनिफिट्स के लिए कितना यूज़फुल है ये सारी की सारी चीज़ें। मतलब अगर कोई अनस्किल्ड वर्कर है, अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है तो उसके लिए कितना फ़ायदा रखता है। लेकिन हाँ, आपके लिए एक और चीज़ थी कि मनरेगा कैसे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में मदद करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछ रखा है। तो जैसे कि नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। तो ये सारे के सारे अपने एचडीजी से पूरे कंप्लीट होते हैं।
तो ये आप अपने कंक्लूजन में जरूर मेंशन करेंगे कि एज पर द आवर मनरेगा प्रोग्राम वी आर एबल टू कंप्लीट आवर SDG गोल्स दिस। तो अगर आप बताएंगे ना उनको तो उनको लगेगा कि हाँ इसको पता है कि कंक्लूड कैसे किया जाता है। व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। तो अपन अब देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज क्या क्या है, मतलब क्यों अभी तक इस स्कीम में कोई प्रॉपर बेनिफिट्स काफ़ी जनों के पास नहीं है। तो डिले इन इनसफिशिएंसी इन फंड डिस्पर्सल। तो अपन देखते हैं कि काफ़ी टाइम से जो डिस्पर्स वेजेस डिस्पर्स करनी होती है, मतलब कि आपके अकाउंट में वेजेस ट्रांसफ़र करनी है, लेकिन वो बहुत डिले हो जाती है, कई बार 15 दिन, कई बार 20 दिन। तो वो एक डिले क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए कुछ लिख रखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके बारे में क्या कहती है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ समझाने का काम करता हूँ, आपके लिए नोट्स ले आता हूँ जिससे कि आप मेंस के आंसर्स इजीली लिख पाएँ। Caste based segregation. There were significant vibrations in delays by caste. While 46% of women to SC, 37% for ST were completed in mandate 7 day period, it was a dismissal of। तो यहाँ पे आप देखिए SC ST को लेके कितना डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्टेट वाइज भी चल सकता है, कई बार कोई स्टेट्स में कई स्टेट कास्ट को बेनिफिट होता है, कई दूसरे स्टेट्स में वही कास्ट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। Ineffective role of PRI. With every little autonomy, Gram Panchayat are unable to implement this act in an effective and efficient manner। तो अपन अब देख रहे हैं कि ऑटोनॉमी और ग्राम इन सबको दी तो गई है, लेकिन पूरी की पूरी भी नहीं दी गई है। पूरी नहीं देंगे तो फिर काम कैसे हो सकता है। अगर आपको देनी है तो पूरी दो, या तो बिल्कुल भी मत दो, राइट। Large numbers of incomplete works. There has been delay in the completion of works under मनरेगा and inspection of project has been irregular also। मतलब अपन ये देखते हैं कि कई बार इंस्पेक्शन में भी देरी हो जाती है। ऑल्सो देर इज़ एन इशू इन क्वालिटी ऑफ वर्क एंड एसेट क्रिएशन अंडर मनरेगा। फैब्रिकेशन ऑफ जॉब कार्ड्स, अपन देखते हैं कि कई बार फेक जॉब कार्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, वो भी एक इशू रहता है। एक बार तो मैंने भी ऐसा देखा है, जब मैं गांव में था तो काफ़ी बार तो मनरेगा के एम्प्लॉयज़ सिर्फ घर पे बैठे रहते हैं, उनके घर पे पेमेंट आ रही है। तो आप ये सोचिए कि कैसे फेक काम चल रहा है। ठीक है, द इंक्लूजन ऑफ fictitious नेम्स, मिसिंग एंट्रीज, डिलेज इन मेकिंग एंट्रीज इन जॉब कार्ड्स। तो ये सारे के सारे अपने लिए एक इश्यूज रहते हैं। तो आपको मनरेगा के बारे में पता होना चाहिए, उसके इश्यूज क्या क्या हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या क्या अपने को बेनिफिट्स हैं अपने को ये पता होना चाहिए, जैसे कि डिमांड ड्रिवन स्कीम है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है। तो इसी ठीक है, आपको लीगल राइट देती है वर्क की 100 डेज़ के लिए, और अगर नहीं मिलता है वर्क तो आपको घर पे जाके पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है न्यू ART रेगुलेशंस पुश्ड अप कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, लिमिट कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज़। तो ART क्या है अपन को ये जानना चाहिए। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, 2021 में इसका बिल आया था, फिर ये एक्ट बना, लेकिन UPSC ने इससे क्वेश्चन नहीं पूछा। तो आने वाले टाइम में इससे ज़रूर क्वेश्चन बन सकता है। तो अपन आज देख लेते हैं, आने वाले टाइम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो अपन इजीली उसको आंसर आउट कर पाएंगे। तो इसकी लीगल प्रोविजंस क्या हैं। द एक्ट रेगुलेशन एक्ट 2021 प्रोवाइड्स सिस्टम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ ऑन सरोगेसी बाय सेटिंग अप नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड। तो किससे रिलेटेड है, सरोगेसी। सरोगेसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है लास्ट 2 ईयर्स और 3 ईयर्स से, जब भी मैंने अपना मेंस दिया है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए। द एक्ट एम्स एट द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ ART क्लिनिक्स एंड द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बैंक्स, प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एंड सेफ एंड एथिकल प्रैक्टिस ऑफ ART सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो एक्ट है क्या एम करता है कि अपना रेगुलेशन करे, सुपरविजन करे। ठीक है, कैसे, दूसरी सारी चीज़ों पे। अगर अपन डेफिनेशन देखें ART सर्विसेज की क्या होती है, द एक्ट डिफाइंस ART टू इंक्लूड ऑल टेक्निक्स दैट सीक्स टू ऑब्टेन अ प्रेगनेंसी बाय हैंडलिंग द स्पर्म और एग्रीगेट एमेच्योर एक्सेल outside the human body and transferring the gamete or the embryo into reproductive system of women. This includes the gamete donation of a sperm or egg into vitro fertilization and gestational surrogacy। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये आपको समझ भी आ गया तो बहुत ज़्यादा इजी है। जब अपन बायोलॉजी पढ़ते हैं अपनी जनरल बायोलॉजी, तो ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपको। गैमेट क्या होता है, या एक्सेल क्या होता है, या कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करता है, या सेरोगेसी कैसे हो सकती है, राइट। सेरोगेसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आप एक पेज का नोट्स भी बना के चलेंगे तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ART services will be provided through ART clinics which offer ART related treatments and procedures.
ART banks which collect, screen and store gametes, इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अपन अब देखते हैं कि एलिजिबल कौन कौन है इनके क्राइटेरिया के लिए, डोनर्स कौन कौन बन सकते हैं, कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं सर्विसेज ऑफर करने के लिए। राइट्स ऑफ अ चाइल्ड बोर्न थ्रू ART, अगर कोई ART से चाइल्ड बॉर्न हो रहा है तो उसकी क्या क्या राइट्स हो सकती हैं, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है वो देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अ बैंक में कंटेन सेमेन फ्रॉम मेल्स बिटवीन 21 एंड 55 ईयर्स ऑफ एज एंड एग्स फ्रॉम फीमेल्स बिटवीन 23 to 35 years of age. The woman may donate eggs only once in a life and not even more than 7 eggs may be retrieved from her. A bank must not supply gamete of a single donor from to more than one commissioning party, couples or as women seeking services. तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एज ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो एज पूछेंगे आपसे, ठीक है। अगर एज में आपने गड़बड़ कर दी, वो बोल देंगे कि मेल्स में 23 से 35 होता है और फीमेल्स में 21 से 55 होता है, तो बस चेंज कर देंगे इसको। लेकिन आपको ध्यान होगा कि नहीं, हमको ध्यान है कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं सर्विसेज ऑफर करने के लिए। ART प्रोसीजर मस्ट बी कंडक्टेड ओनली विद द रिटन कंसेंट ऑफ द कमिशनिंग पार्टीज इन द डोनर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। द कमिशनिंग पार्टी विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज इन फेवर ऑफ द एग डोनर फॉर एनी लॉस, डैमेज और डेथ। Rights of a child born through ART. A child born through ART will be deemed to be a biological child of the commissioning couple and will be entitled to the rights and privileges available to a natural child of the commissioning couple. A donor will not have any parental rights over the child. तो ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो डोनेट कर रहा है उसके ऊपर कोई पेरेंटल राइट नहीं रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जो कमीशन कर रहा है कपल चाइल्ड को, ठीक है, उसको उसके पेरेंट्स माना जाएगा। इसके शॉर्ट कमिंग्स क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ द अनमैरिड एंड द हेटेरोसेक्सुअल कपल्स। तो देखिए इसके भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, मतलब कोई भी एक्ट पूरा का पूरा ठीक नहीं हो सकता, राइट, कुछ ना कुछ सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती ही है। द एक्ट एक्सक्लूड्स अनमैरिड वुमेन, डिवोर्स वुमेन, विडो वुमेन, अनमैरिड येट कोहैबिलिटिंग हेटेरोसेक्स कपल्स, ट्रांस पर्सन, हेमोसेक्सुअल कपल्स, whether married or cohabiting from availing ART services. This exclusion is relevant as the Surrogacy Act also excludes above said provisions from taking recourse to surrogacy as a method of reproduction. तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक एक शॉर्ट कमिंग में अपने आता है। Reduces the reproductive choice. The act also limited to those commissioning couples who are infertile. These have been able to conceive after 1 year or unprotected coitus. Thus, it is limited in its application and significantly reduces the reproductive choice of the excluded. तो सिर्फ उन्हीं के लिए जो इनफर्टाइल है, क्या पता वो फर्टाइल हो लेकिन वो नहीं करना चाहते हो, राइट, तो उस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए। Unregulated prices. The prices of the services are not regulated. This can certainly be remedied with simple directives. तो अपन देखते हैं कि कई बार कोई चीज़ जो ना तो बहुत ज़्यादा हाई चार्ज कर रहा है, कोई लो चार्ज कर रहा है, तो अगर एक रेगुलेटेड प्राइस होंगे तो बहुत अच्छा सिस्टम वर्क कर पाएगा। Way forward, mandatory counseling should be provided by independent organizations and not by clinic ethics communities. ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, जबकि कोई कम्युनिटी वर्क कर रही है। ART bodies should be found by the direction of central and the state government in the national interest, friendly relations with foreign states, public order, decency and morality. तो ये तो एक सिंपल सा लूप होल है, मतलब वो है कि ये सबको फॉलो करना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट, फ्रेंडली रिलेशंस, फॉरेन स्टेट्स, ये सब आप वर्ड्स अगर अपने मेंस के आंसर्स में यूज़ करेंगे ना तो आप एज पे रहेंगे। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल, मीडियो, लीगल, एथिकल, रेगुलेटरी कंसर्न्स रेज्ड मस्ट बी थ्रू रिव्यूड बिफोर अफेक्टिंग मिलियंस। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल, मीडियल, एथिकल कोई भी कंसर्न आ रहा है तो अगर वो मिलियंस को इफेक्ट कर रहा है तो उसको रिव्यू अच्छे से किया जाना चाहिए, या आप अपने वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है ऑल आर इक्वल इन डेथ एंड ग्रीफ, मॉस्को इन केरला अटेम्प्ट्स टू स्प्रेड अ सेक्युलर मैसेज। तो यहाँ से अपने को क्या मिलता है, सेक्युलरिज्म, राइट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कल मैंने आपको क्या बताया था, साइबर अटैक बताया था आपको। साइबर अटैक से आपको क्या करना था, अगर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी आया तो आप अपना साइबर सिक्योरिटी में बताएंगे कि बिहार कैसे वर्क कर रहा है, राइट। तो अगर सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आया तो आप ये बता सकते हैं कि कैसे रिसेंटली केरला में मॉस के द्वारा एक स्प्रेड किया गया सेकुलर मैसेज, ठीक है। तो आज अपन देखते हैं कि सेकुलर मतलब क्या होता है, आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कैसे रिलेवेंट है, इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसके क्या क्या वे फॉरवर्ड्स हो सकते हैं अपने लिए। द टर्म सेकुलर मीन्स हैविंग सेपरेट फ्रॉम रिलीजन और हैविंग नो रिलीजियस बायसेस। तो सेकुलर का मतलब क्या हुआ कि वो रिलीजन से सेपरेट हो, कोई रिलीजियस बायसेस ना हो, मतलब कि रिलीजन को अलग देखा जाए और स्टेट को अलग देखा जाए।
अ सेकुलर पर्सन इज वन हु डज नॉट ओ हिज मॉरल वैल्यूज टू एनी रिलीजन। कोई भी रिलीजन की बात नहीं हो रही, कोई भी रिलीजन को फॉलो करता हो। हिज वैल्यूज आर द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड साइंटिफिक थिंकिंग। Secularism means separation of religion from political, economic, socio-cultural aspects of life. Religion being treated as a purely personal matter। तो आपको इसके बारे में ध्यान होना चाहिए कि सेकुलरिज्म को कैसे डील किया जाता है। इट एम्फसाइज डिसोसिएशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन एंड फुल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन्स एंड टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन। तो ये क्या बोलता है कि स्टेट का क्या होगा, रिलीजन, सारे रिलीजन से दूरी बना के रखना है, बस उनको लेके भी चलना है तो साथ में लेके चलना पड़ेगा। It also stands for equal opportunities for followers of all religions and no discrimination partiality on the grounds of religion। तो मतलब आप किसी से पार्शलिटी नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये रिलीजन अच्छा है या ये रिलीजन ज़्यादा बुरा है। फिर अपन देखते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है सेकुलरिज्म के बारे में। उसके बाद अपन देखेंगे क्या क्या अपने पास थ्रेट्स हैं। So there is a clear incorporation of all the basic principles of secularism in various provisions of the constitution। जैसे कि सेक्युलर को कब ऐड किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस साल प्रीलिम्स से पूछा गया है 42 फर्स्ट अमेंडमेंट। तो आपको अमेंडमेंट्स ध्यान होने चाहिए, यूपीसी हमेशा से पूछता है 1980 से। ठीक है। इंडिया इज ए सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। इट emphasizes the fact that constitutionally India is a secular country which has no state religion। अपने यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। एंड दैट द स्टेट shall recognize and accept all religions, not favor or patronize any particular religion। While Article 14 grants equality, workforce before the law, equal protection to the laws to all, Article 15 enlarges the concept of secularism to the widest people extent by prohibiting discrimination on grounds of religion, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो आप देखिए कौन सा आर्टिकल कैसे कैसे सेकुलरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। ये आप डायरेक्टली अपने मीन्स के आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप डायरेक्टली इसको बता सकते हैं। आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, reiterates that there will be no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, recent place of birth or residence। आर्टिकल 25 क्या कहता है ये देखते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, दैट इज ऑल द पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या होता है, मतलब कि आप अपने रिलीजन को आराम से प्रोफेस करें, प्रैक्टिस करें, प्रोपोगेट करें, आपको कोई रोकेगा नहीं। As per Article 26, every religious group or individual has the right to establish and maintain institutions for religious charitable purpose and to manage its own affairs in the matter of religion। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है कि सबको अपनी इच्छा के अनुसार स्टैब्लिश कर सकते हैं, मतलब कि आप स्टैब्लिश करिए, चैरिटेबल करिए, लेकिन आप अपने ओन अफेयर्स खुद मैनेज करिए, लेकिन उससे बस आपको ध्यान होना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट या मोरालिटी हार्म नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आर्टिकल 27 क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट कंपाइल एनी सिटीजन्स टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो स्टेट ऐसा नहीं कर सकता कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन को बोलेगा कि आप टैक्स दो, ठीक है, तो ये एक गलत बात हो जाएगी। एक चीज़ और, आप जब भी आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको 14 कराया, 15 कराया, 16 आर्टिकल कराया, तो ये सब आपके मुंह पे होने चाहिए, पता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे हर साल फंडामेंटल राइट्स से आपसे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 28 अलाउस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन बाय डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है कि सबको अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने की आज़ादी है, मतलब आप रिलीजियस ग्रुप की आज़ादी है कि अगर कोई जैन चाहता है कि हाँ भाई हमें खुद का इंस्टीट्यूशन खोलना है तो खोल सकते हैं। आर्टिकल 29 30 प्रोवाइड्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू द माइनॉरिटीज़। तो आपको इसके बारे में ध्यान होना चाहिए कि आर्टिकल 29 और 30 क्या करते हैं। Article 51A fundamental duties oblige all the citizens to promote harmony and the spirit of common brotherhood, to value and preserve the rich heritage of our composite culture। तो अगर सेकुलरिज्म से रिलेटेड आया तो पहले आप बता देंगे थोड़ा टर्म सेकुलर का मतलब क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स दे देंगे, उसके बाद उसके थोड़े से बेनिफिट बता देंगे, थ्रेट्स बता देंगे, कंक्लूजन बता देंगे। देखिए आपका आंसर रेडी। कुछ ज़्यादा खास नहीं करना होता है, सिर्फ एक सिंपल सी थ्योरी भी लेके चलेंगे ना, आप आराम से मार्क्स स्कोर सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ क्या किया जा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कि सबको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि ये करो वो करो, तो इतना नहीं करना है। मिंगलिंग ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स, दैट इज द मोबिलाइजेशन वोट्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ पिरामिडल आइडेंटिटीज लाइक रिलीजन, कास्ट एंड एथनिसिटी हैव पुट इंडियन सेकुलरिज्म इन डेंजर। तो अपन देखते हैं कि कई बार रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स करा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनसे वोट्स अलग अलग ग्राउंड्स पे मांगे जाते हैं, जैसे रिलीजन, कास्ट की बेसिस पे, एथनिसिटी की बेसिस पे। तो अपन हम देख रहे हैं कि मणिपुर वो भी एथनिसिटी मोस्टली
उसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. Communal politics operates through communalization of social space by spreading myths and stereotypes against minorities through attacks on rational values by practicing a device ideological propaganda and politics. तो अपन हर चौथे या पांचवें दिन देखते हैं कि मॉब वायलेंस की कितने अपने यहाँ पे न्यूज़ आती है. हर चौथे या पांचवें दिन आपको अखबार में मॉब वायलेंस के बारे में दिखेगा. तो वो क्यों है? क्योंकि वो काफ़ी आइडियोलॉजीज का स्प्रेड हो रहा है, मतलब एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया जाता है. Politicization of any religious group that leads to the comparative politicization of other groups, thereby resulting in inter-religious conflict. तो अपन देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स और कम्युनल्स अगर साथ में मिल जाए तो काफ़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है. One of the manifestation of communalism is the communal rights. In recent past also communalism has proved to be a great threat to the secular fabric of Indian polity. देखिए ये आपका कीवर्ड है. अब अपने की जब भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो आप अपने कीवर्ड्स को लिख लीजिए. इन कीवर्ड्स को आपको यूज़ करना है, ये आप गारंटी बना के चलिए अपने. ठीक है. तो ये थे आज के अपने कुछ ट्यूटोरियल्स. अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और ट्यूटोरियल्स के साथ.